हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि BA प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज की क्लास में हम आपको भूगोल यानी कि जिसका मानव भूगोल से संबंधित है और आपका जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी होता है। तो ये दोनों आपके प्रथम वर्ष के अंतर्गत आते हैं। मानव भूगोल आपका सेकंड सेमेस्टर में मिलता है और भौतिक भूगोल आपको मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे भौतिक भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न आपको हम यहाँ पे आज समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन से कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और उसमें आपको क्या लिखना है, कैसे कैसे आपको चीज़ समझ के पढ़ना है। तो दोस्तों, देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल के में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की क्लास में हम आपको इसमें भौतिक भूगोल से जो प्रश्न आपके पेपर में आएगा वो आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ कि आज के इस वीडियो में क्या आपके प्रश्न आप बना के लेके आए हैं आपके लिए। अब आपका जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने रहा कि ज्वालामुखी क्रिया से बनी प्रमुख भू आकृतियाँ बताइए। यानी कि जो ज्वालामुखी से बनी हुई भू आकृति वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से है, कौन कौन से इसके विभिन्न प्रकार के रूप में आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले आंसर में लिखना होगा आपको कि ज्वालामुखी उद्गार के समय अनेक प्रकार के ठोस, अर्धद्रव एवं गैसीय पदार्थ निकटवर्ती क्षेत्रों में फैलकर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से ठोस और अर्धद्रव एवं गैसीय पदार्थ निकलती हैं और वो निकल करके वो एक निकटवर्ती क्षेत्रों में जाके समीप जमा हो जाते हैं। और इस धरातल पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ, जैसे आपका आता है शंकु के रूप में ले लेती हैं। फिर आपका बिबिर आता है जिसे हम कहते हैं क्रेटर कड़ाह, कोल्डेरा, लावा गुंबद, लावा पठार आदि आकृतियों की रचना होती हैं। इस प्रकार से धरातल पर आकृतियों को बाह्य भू आकृतियाँ एवं भूतल से नीचे बनी आकृतियों को हम आंतरिक भू आकृतियाँ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम दोस्तों? जो हमारी धरातल के आकृति के रूप में उपस्थित होती हैं और वो भू आकृतियों एवं भूतल से बनी होती हैं। यानी भूतल का मतलब होता है ज़मीन के अंदर में बनी होती हैं, या हम बात करेंगे तो भू आकृतियाँ यानी कि जो आकृति होती है वो ज़मीन के अंदर बनी होती है, उसी को हम धरातल कहते हैं या फिर भू आकृतियाँ कहते हैं। अब भू आकृतियाँ, बाह्य भू आकृतियाँ क्या है? बाह्य भू आकृतियों में आपका पहला आता है इसमें शंकु। शंकु आकार का होता है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली पहली एवं विशेष आकृति उद्गार से निचले पदार्थ का जमाव से बनती हैं। यहाँ से निचले होता है आपका, निकले नहीं। यहाँ पे क्या होता है? निचले, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली पहली एवं विशेष महत्वपूर्ण आकृति उद्गार से निकले पदार्थ के जमाव से बनते हैं। इसमें जो उसके आकृति से जो निकलती हैं, उसी के जो निकलती हैं उद्गार, उसमें जो पदार्थ जमा हो जाता है उसी को हम शंकु के रूप का आकार देते हैं। और उसका आकार जो है वो शंकु यानी कि तिर आकार का होता है, यानी कि से होता है आपका कुछ इस तरीके से। ये आपका शंकु के रूप में हो जाता है। कभी कभी आपका जोकर की टोपी आप लोग देखते हैं, इस प्रकार से हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट, तो इसे हम शंकु कहते हैं। ज्वालामुखी से निकले पदार्थों की प्रकृति के अनुसार शंकु कई प्रकार के होते हैं। पहला यानी ए आपका आता है इसमें अम्लीय लावा शंकु। इसमें पहला आपका आएगा अम्लीय लावा शंकु। दूसरा आपका आता है कि पैठिक लावा शंकु। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ज्वालामुखी की क्रिया से जो बनी भू आकृतियाँ होती हैं वो इसी प्रकार की शंकु की यानी कि बाह्य भू आकृतियाँ
शंकु कितने प्रकार हैं और इसके शंकु के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को, और ये प्रश्न आप लोग ज़रूर तैयार करिए क्योंकि ये आपके प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। उसका नंबर सी नंबर आपका आता है कि मिश्रित शंकु, तीसरा आता है सिलेंडर शंकु, चौथा प्रासृत शंकु, और आपका छठा आता है गुंबदाकार शंकु। तो इस तरीके से आपके इनके प्रकार होते हैं ब्राह्य भू आकृति यानी शंकु। अब दूसरा इसमें आपका आता है दोस्तों इसमें हम दूसरा देखने को कि विभिर, कोल्डेरा, लावा पठार या समतल क्षेत्र, मेसा, ब्यूट एवं हांगबेक, छठा आता है ज्वालामुखी द्वीप। अब इसमें आपका आएगा आंतरिक भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। पहला तो आता है बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक और ज्वालामुखी प्लम। इसमें आपका आता है कि बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ और सिल, डाइक और ज्वालामुखी प्लम, ये आपके आंतरिक भू आकृतियाँ होती हैं। तो बाह्य भू आकृतियाँ और आंतरिक भू आकृतियाँ आप लोग को समझ में आया होगा कि बाह्य भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं और आंतरिक भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। बाह्य भू आकृतियों में आपको पहला तो आपको शंकु बता दिया है इसमें आपका, और दूसरा आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं विभिर, कोल्डेरा, लावा पठार या समतल क्षेत्र। लावा पठार को हम कहेंगे या समतल क्षेत्र को कहेंगे हम, और फिर मेसा यानी कि ब्यूट या हांगबेक क्षेत्र को बोलते हैं, और छठा पद ज्वालामुखी द्वीप। ये आपके आगे बाह्य भू आकृतियाँ। और फिर आंतरिक में आपका बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बैथोलिथ, लेकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, सिल और डाइक, ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भू आकृतियाँ हैं जो आंतरिक भू आकृतियाँ मानी जाती हैं। यही आपको पढ़ना पड़ेगा आपको बैथोलिथ के बारे में और लेकोलिथ के बारे में और फैकोलिथ के बारे में। उसके में सिल, डाइक के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं भू आकृतियाँ, आंतरिक भू आकृतियाँ के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपकी रही भू आकृतियों के बारे में। अब आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा इसमें प्रश्न नंबर कि समुद्र विज्ञान को परिभाषित करते हुए समुद्र विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से संबंधों की व्याख्या कीजिए। आंसर में आपका आएगा समुद्र विज्ञान, जिसे हम कहते हैं ओशियनोलॉजी, ओशियनोग्राफी। समुद्र विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ओशियनोग्राफी। अब समुद्र विज्ञान या महासागरीय विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें हम जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। आज मानव बड़े पैमाने पर सैनिक एवं असैनिक उपयोगों के लिए महासागरों पर निर्भर है। परिभाषा क्या है इसका समुद्र विज्ञान का, भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार, यानी कि भूगोल जो है वो परिभाषा कोश के अनुसार कहा माना गया है इसमें कि समुद्र विज्ञान महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। समुद्र विज्ञान जो है वो महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत जल की प्रकृति, गतियाँ एवं घनत्व, गहराइयों, तल आकृतियाँ, वनस्पति जात एवं प्राणी जात आदि का विश्लेषण किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, समुद्र विज्ञान यानी भूगोल की परिभाषा इसकी आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको समुद्र विज्ञान में आपको मिलेगा प्रकृति, जल की प्रकृति, इसकी गतियाँ हैं, घनत्व क्या है, गहराइयाँ कितनी हैं, इसके तल की आकृति कैसी है, वनस्पति जाति क्या है, और इसमें प्राणियों की जाति आदि का हम विश्लेषण करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होता है। यहीं पे मार्मर जी के अनुसार कहा गया है कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः समुद्र बेसिनों के आकार एवं प्रकृति जल की विशेषताएं एवं गतियां सम्मिलित हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो बेसिन होते हैं ये मार्मर जी के अनुसार कहा गया है कि इनके आकार एवं प्रकृति जल की विशेषताएं एवं गतियां सम्मिलित होती हैं। तो ये होती हैं समुद्र विज्ञान की परिभाषा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को एक दूसरे को ज़रूर सब्सक्राइब करवाते रहें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए और दूसरे को भी एक क्वेश्चन तैयार करने में
रहेगा। और सबसे बात करेंगे तो ये आपका पेपर में प्रश्न देखिए, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न समुद्र विज्ञान से पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको ये चीज़ें बिल्कुल अपने माइंड से सेटअप कर लीजिए कि ये प्रश्न हमें हमेशा तैयार रख करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको सेक्शन सी में भी पूछा जाता है और सेक्शन बी में भी पूछा है। नहीं, खंड बा और खंड सा में दोनों में से कोई ना कोई एक में ज़रूर पूछा है समुद्र विज्ञान के अंदर। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें। ये दोनों प्रश्न मैंने जो आज आपको बता दिया है, ये प्रश्न बिल्कुल 100% यही रहता है कि ये आपके चांसेस पेपर में आने के होते ही होते हैं। अब आपका आता है इसमें दोस्तों प्राउडमैन के अनुसार। तो इनकी प्राउडमैन जी के अनुसार कहा गया है, वो अपनी परिभाषा नियुक्त किया है उन्होंने कि समुद्र विज्ञान समुद्री जल के भौतिक गुणधर्मों, जो समुद्री जल के भौतिक गुणधर्म हैं के संदर्भ में गतिकी तथा ऊष्मागतिकी के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इसको हम समुद्र विज्ञान का रूप देते हैं। अब समुद्र विज्ञान का क्षेत्र क्या है, हेडिंग डालेंगे इसमें आप लोग समुद्र विज्ञान का क्षेत्र। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते हैं इसमें आपको ये समझ में आता है कि इसमें मूल पॉइंट हमारा क्या होता है। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। समुद्र विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ में मात्र सागरीय सतह तक सीमित था, यानी कि जो सागरीय सतह है, जो समुद्र विज्ञान का अध्ययन जो है वो समुद्री जो मात्र जो सागरीय सतह है, सतह की बात करें, जो उसका किनारा होता है, जहाँ तक इसका समुद्री विज्ञान का विकर पहुँच सकता था वहीं तक ये ज्ञान था। लेकिन सर्वप्रथम प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता बारेनियस ने इस ग्रंथ में लिखे कि 1770 में फ्रैंकलिन द्वारा निर्मित गल्फ स्ट्रीम धारा का मानचित्र सागरीय परिवहन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। यानी कि जो ये गल्फ स्ट्रीम धारा लिखा, यानी कि उसकी जो मानचित्र कार्य किया वो फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो गल्फ स्ट्रीम का जो मानचित्र चित्रण किया वो फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। और 18वीं शताब्दी के अंत तक समुद्र विज्ञान विषयक अधिकांश अध्ययन सागरीय सतह तक सीमित रहे। यानी कि जो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो समुद्र विज्ञान का विषयक माना जाता है वो अधिकांश जो माना गया है वो सागरीय सतह तक सीमित रहने के लिए माना गया था। बाद में हम्बोल्ट ने सतह के नीचे के तापमानों का, विशेषकर पीरू की धारा का वैज्ञानिक अध्ययन किया, यानी कि पीरू की धारा का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और 19वीं शताब्दी में क्लार्क रोस ने लगभग 5000 मीटर की गहराई पर ध्वनि मापन का प्रयोग किया। यानी कि समुद्र की जो 5000 गहराई तक उन्होंने ध्वनि का मापन किया है वो किसके द्वारा किया गया है, क्या है वो क्लार्क रोस ने किया है। एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में समुद्र विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी में होने लगा और इस दिशा में मैथ्यू मारी का योगदान उल्लेखनीय है। क्या है मैथ्यू मारी का उल्लेखनीय, कि समुद्र विज्ञान के विकास में फोर्ब्स, डार्विन, बीबिल आदि विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण योग दिया है। यानी कि मैथ्यू मारी ने जो किया है वो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत उन्होंने किया है, तो इनका भी योगदान माना जाता है। चैलेंजर अभियान जिसका नेतृत्व थॉमसन ने किया है, जो चैलेंजर अभियान को चलाया गया वो जो थॉमसन के नेतृत्व में किया गया है और इसके आधार पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार समुद्र विज्ञान की भौतिक, रासायनिक, जो समुद्र के विज्ञान की जो भौतिक स्थिति है, रासायनिक स्थिति है एवं जैविक शाखाओं का विकास हुआ। वो 20वीं शताब्दी के सागरीय संस्थानों की स्थापना था। सुसज्जित जहाज़ों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से समुद्र विज्ञान अधिक समृद्ध होता गया। अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग कि समुद्र विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख पक्ष। पहला पक्ष आता है भौतिक पक्ष में। भौतिक पक्ष क्या क्या आता है इसमें समुद्र विज्ञान में, इसके अंतर्गत महासागरों की उत्पत्ति होती है, वितरण होता है, सागरीय जल का संचरण होता है, लहरें किससे कैसे कैसे आती हैं, प्रवाह क्या होता है, जलधाराएं,
ज्वार भाटा और जल राशियों पर वायुमंडल दशाओं का प्रभाव तथा वायुमंडल पर जल राशियों का प्रभाव और सागरीय जल के भौतिक गुण, ताप और प्रकाश, रंग, घनत्व आदि ये आते हैं भौतिक पक्ष में। यानी कि अगर समुद्र विज्ञान की जो भौतिक पक्ष हैं इतने रूप लेके ये भौतिक पक्ष में आते हैं। अब रासायनिक पक्ष की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका आएगा कि सागरीय जल का रासायनिक संगठन, घटक आते हैं, लवणता होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पोषक चक्र और निक्षेपण आदि सम्मिलित होते हैं रासायनिक पक्ष में समुद्र विज्ञान के अंतर्गत में। अब समुद्र विज्ञान के तीसरा पॉइंट है जैविक पक्ष, यानी कि समुद्री जीवों के प्रकार, यानी कि समुद्र में जीव के प्रकार, उत्पत्ति कैसे हुई, वितरण, विशेषताएं और विभिन्न समुदायों के जीव, समुद्री वनस्पति के प्रकार, उत्पत्ति, वितरण, विशेषताएं आदि सम्मिलित होती हैं। तो ये जैविक पक्ष के अंतर्गत आता है। अब आपका आता है चौथा नंबर कि भूवैज्ञानिक पक्ष। इसमें आपका भूवैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसके अंतर्गत आपको सागरीय तली की भूवैज्ञानिक संरचना होगी, तटों का भूगर्भिक संरचना होगा, सागरीय निक्षेपों के प्रकार हैं, संरचना, गठन कब हुआ, सागरीय खनिज संपदा आदि का अध्ययन किया जाता है, ये भूवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे कि हम आपको ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपके भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में उसके पक्ष हैं तो कौन कौन से पक्ष अपना निरूपण करते हैं। अब आपका आता है पाँचवा नंबर कि अनुप्रयुक्त पक्ष। अनुप्रयुक्त पक्ष क्या है इसमें कि समुद्रों में उपस्थित संसाधनों का उपयोग खाद्य पदार्थ, पेयजल, ऊर्जा, खनिज, महासागरों का सामरिक महत्व जैसे व्यापारिक पक्षों का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। छठवां आपका आता है इसमें फिर आपका कि पारिस्थितिकी पक्ष। समुद्र विज्ञान में समुद्रों की पारिस्थितिकी का भी अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अंतर्गत आपका आता है पारिस्थितिकी चक्र, समुद्रों में प्रदूषण हो रहा है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, प्रकार, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय सम्मिलित होते हैं। ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसके अंतर्गत आपके वो आते हैं। फिर आपका आता है कि समुद्र विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध, यानी कि समुद्र विज्ञान का जो अन्य विज्ञान है उससे संबंध कैसा क्या है और कौन कौन से मूल रूप से माने गए हैं। समुद्र विज्ञान के अध्ययन में समुद्रों के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए अन्य विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। जो मैंने यहाँ पे आपको जो पक्ष हैं उसका सहारा लेना पड़ता है, जैसे आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। उसके बाद में फिर आपका आता है इस तरीके से आपके अलग अलग संस्थाओं से मिला हुआ है। अब आपका आता है पहला भूभौतिकी, यानी कि भूभौतिकी में आपका आता है कि समुद्र विज्ञान संबंधी शोध कार्य में भौतिक के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इनमें जलगतिकी, ऊष्मागतिकी, जलगतिकी आपको पता हो जाता है, ऊष्मागतिकी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, रेडियो तरंगों के एवं प्रकाश का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। ये भूभौतिकी के अंतर्गत आते हैं आपके। फिर दूसरा आपका आता है इसमें रसायन विज्ञान, जो मैंने आपको भी बताया है। रसायन विज्ञान में आपका आता है कि समुद्र विज्ञान में जल के संगठन, लवणता कौन सी है, क्षार है या लवण है, पोषक चक्र, जल राशियों में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन होता है। ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। फिर तीसरा आता है गणित, जल के आयतन। गणित में आपको गणित से प्राप्त होता है जल के आयतन, प्रवाह, गति इत्यादि के अध्ययन से गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्राणी विज्ञान, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं। इसमें आपका समुद्री जीवों के प्रकार, यानी कि कौन कौन से समुद्र में जीव हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वितरण, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है, जो प्राणी विज्ञान का भी विषय वस्तु होता है। तो ये होता है प्राणी विज्ञान। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि प्राण विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, इसके पक्ष में हमारे समुद्र विज्ञान में कहाँ से इसके स्रोत मिलते हैं, कहाँ से हम इसका योगदान है किस किस सब्जेक्ट का। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। फिर आपका आता है वनस्पति विज्ञान। इसमें आपका आता है
कि समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप विशेषताओं तथा वितरण के अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। फिर आपका आता है भूविज्ञान, यानी कि भीर विज्ञान, इसमें आपका आता है भूविज्ञान। इसमें आपका है कि सागरीय तली की उत्पत्ति कैसे हुई, भूवैज्ञानिक संरचना, प्लेट विवर्तनिकी, भूचुंबकीय प्रभाव, सागरीय बेसिन, ज्वालामुखी हो गया आपका, द्वीपों तथा प्रबल वलयों की उत्पत्ति अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार भूवैज्ञानिक का समुद्र विज्ञान से निकट का संबंध है। उसके अंदर फिर आपका आता है 7वां नंबर मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, समुद्र विज्ञान में महासागरों के ऊपर सूर्याताप होता है, ऊष्मा होता है, बजट, वायुदाब, पावनों का जल प्रभाव और जल चक्र, संवहनिक धाराओं आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ये आपको मिलता है मौसम विज्ञान के अंतर्गत। फिर आपका आता है 8वां नंबर पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या आता है आपका, इसमें आपका समुद्र आता है, समुद्र के पादपों तथा प्राणियों की पारिस्थितिकी, समुद्र जल के प्रदूषण कारक प्रभाव इत्यादि पक्षों का अध्ययन किया जाता है, ये पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। तो ये सारे आपको मिलते हैं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। तो ये सारे विज्ञान मिलकर ये आपको मौसम विज्ञान के बारे में बताता है। अगर आपको इतने नॉलेज हो जाते हैं तो आपको समुद्र विज्ञान पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ें आपको करना पड़ता है। और अगली वीडियो में आपको प्रश्न बताएंगे कोयला के बारे में, कौन सा कोयला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे इसमें बेसिन के बारे में, कि बेसिन का मतलब होता है घाटियों के बारे में। उसके बाद समुद्र का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ें आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाले जो वीडियो हैं वो आप लोग एक दूसरे को शेयर करते रहिए और ख़ुद को भी अपने आप से मजबूत करते रहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है। इससे आप लोग अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं अपने आप को, और यही आपका मोस्ट टॉपिक है। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।